नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है प्रारंभिक जीव विज्ञान देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो है एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तथा पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एवं जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि का जो है प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड हो चुका है। आज जीएस का जो है लास्ट पार्ट होगा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो जीव विज्ञान में जो फर्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। तो आइए हम लोग जीव विज्ञान की उपशाखाओं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सकीय प्रभाव में पूछ रहा है कि जो चिकित्सकीय प्रभाव में रसायनों का उपयोग करने के लिए निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को जो है कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कीमोथेरेपी ऐसा औषधि उपचार है जो प्रायः कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। तो जो कीमोथेरेपी होता है इससे जो है कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहा जाता है। तो एंडेमिक किस स्थिति को कहा जाता है, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहती है तो उसे जो है एंडेमिक कहा जाता है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहा जाता है। तो एपिडेमिक किसे कहा जाता है कि जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता हो तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी या एटियोलॉजी रोग विज्ञान व उपचार से संबंधित शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो घाव है, घाव का अध्ययन जो है ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। तो जो घाव है, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। घाव का अध्ययन या स्टडी ऑफ वाउंड्स ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो जो ऑन्कोलॉजी है उसके अंतर्गत जो कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी, जो डर्मेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जो पीडियाट्रिक्स है यह निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है। तो पीडियाट्रिक्स जो है शिशु रोग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो पीडियाट्रिक्स है, पीडियाट्रिक्स चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत शिशुओं एवं बच्चों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो पीडियाट्रिक्स के तहत जो है शिशुओं एवं बच्चों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को जो है मॉर्मिकोलॉजी कहा जाता है। तो जो मॉर्मिकोलॉजी है यह जो चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो कीट विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे मॉर्मिकोलॉजी कहते हैं। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो उभयचरों, मेढक, टोड, सैलामेंडर आदि तथा सरीसृपों, सांप, छिपकली, कछुए आदि का अध्ययन करती है उसे जो हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो हर्पेटोलॉजी किसे कहते हैं, हर्पेटोलॉजी में जो है उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूत्रकृमि या गोल कृमि का अध्ययन करते हैं उसे जो है निमेटोलॉजी कहते हैं। तो निमेटोलॉजी में जो है सूत्रकृमि या गोल कृमि का अध्ययन करते हैं उसे निमेटोलॉजी कहते हैं। तथा पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को जो है नीडोलॉजी कहते हैं। तो नीडोलॉजी क्या कहते हैं, इसे इसमें जो पक्षियों के घोंसले का अध्ययन करते हैं। तो पक्षियों के घोंसले का अध्ययन जो है नीडोलॉजी में करते हैं। तो इसमें जो चींटियों के अध्ययन को कहा जा पूछ रहा है तो चींटियों के अध्ययन को जो है मॉर्मिकोलॉजी कहता है। तो इसका ऑप्शन ए है। तो कीट विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे मर्मिकोलॉजी कहते हैं। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें उभयचरों, जिसमें मेढक, टोड, सैलामेंडर तथा सरीसृप जिसमें से सांप, छिपकली, कछुए इत्यादि हैं का अध्ययन किया जाता है उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूत्रकृमि या गोल कृमि का अध्ययन करते हैं उसे जो निमेटोलॉजी कहते हैं। तथा पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को जो नीडोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या है। तो पूछ रहा है कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। तो जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है आकृति विज्ञान कहलाता है। तो इसका सॉरी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। तो जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। इसका ऑप्शन
ये सही है। तो ऑर्थोपोडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरे कीरोपोडिस्ट किससे संबंधित है? तो जो ऑर्थोपोडिस्ट है, ऑर्थोपोडिस्ट का संबंध जो हड्डियों से है, तो हड्डियों के अध्ययन को जो है ऑर्थोपोडिस्ट कहते हैं। तो ऑर्थोपोडिस्ट हड्डियों से संबंधित है, उसी प्रकार जो है कीरोपोडिस्ट जो है पाँव और उसकी बीमारियों को इलाज करने से संबंधित है। तो जो पैर होता है, पैर एवं उसके बीमारियों से इलाज से संबंधित जो है कीरोपोडिस्ट है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। तो पूछ रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है उस शाखा को क्या कहते हैं? तो विज्ञान की ऑन्कोलॉजी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। तो जो ऑन्कोलॉजी है यह जो है ट्यूमर के बारे में बताती है। तथा यूरोलॉजी, यूरोलॉजी का जो अध्ययन है, यूरोलॉजी का अध्ययन जो मूत्र मार्ग से होता है, मूत्र मार्ग के अध्ययन को जो है यूरोलॉजी कहते हैं। तो यूरोलॉजी शाखा मूत्र मार्ग एवं पुरुष प्रजनन मार्ग के रोगों से संबंधित है। जबकि ऑस्टियोलॉजी, जो ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी का संबंध जो हड्डी से, ऑस्टियोलॉजी का संबंध जो है हड्डी संरचना व कंकालों कंकालों के अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तथा जो तो ऑस्टियोलॉजी की जो है कंकालों के अध्ययन से कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो वो जो है ऑन्कोलॉजी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? तो सिल्वी कल्चर जो है यह वन खेती का विज्ञान है। तो वन खेती के विज्ञान को सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मानव शारीरिकी। तो मानव शारीरिकी से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो मानव शारीरिकी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शारीरिकी से निम्नलिखित में कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है? तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो वह जो न्यूरॉन है। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इसका कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। इसका कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो पूछ रहा है कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिज का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो यह जो है सर्वाधिक रूप से जो है छोटी आंत में सोख लिया जाता है। इसका ऑप्शन है डी सही है। तो तो जो हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे शरीर में छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर है। तो दोस्तों ये जो है ग्रसनी है, तो ग्रसनी से ये जो है बड़ी आंत है इधर वाला, तथा जो है इधर जो है ऐसे ऐसे जो सर्पिलाकार होता है, यह छोटी आंत होता है। तो इसी छोटी आंत में जो है भोजन जो है सर्वाधिक अवशोषित होता है। तो 6 से 7 मीटर लंबी एवं अत्यधिक कुंडलित होती है। तो ये जो छोटी आंत होती है, ये जो अत्यधिक कुंडलित होती है, इसकी आंतरिक दीवार पर सूक्ष्माकार विली पाए जाते हैं जो पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। छोटी आंत की अत्यधिक लंबाई व कुंडलित होना अत्यधिक अवशोषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जो छोटी आंत होती है, ये जो अत्यधिक कुंडलित होती है, तो जिससे जो है इसमें जो है भोजन जो है अत्यधिक अवशोषित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ अवशोषित होता है? तो यह जो छोटी आंत में अवशोषित होता है। तो छोटी आंत में अवशोषित होता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, छोटी आंत। तो कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो पूछ रहा है कि कौन सा अंग जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वह जो यकृत है। तो यकृत वसा को तोड़ करके जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो यकृत कोशिकाएं वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रमुख लिपिड भी है क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों में इसका सीधा संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो जो जिगर है, जिगर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर या यकृत है। यह अंग सबसे अधिक भारी लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो यकृत है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो जो अग्नाशय है, अग्नाशय यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि यकृत पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ दूसरी की बात बोल रहा है, तो जो अग्नाशय या दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा पहली सबसे या सबसे बड़ी ग्रंथि वह जो यकृत है। तो मानव शरीर संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र फाइबर से बना होता है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो उसे जो है मेरुदंड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। यह संदेशों को मस्तिष्क के अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है, प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करती है। तो जैसे दोस्तों ये जो है खोपड़ी है आदमी का, तो यहाँ जो है मेरुदंड होता है ऐसे, तो ये वाला लंबा वाला भाग मेरुदंड होता है। यह शरीर के आवेगों को जो है मस्तिष्क के यहाँ तक ले जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना मेरुरज्जु का जो है महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य मेरुरज्जु का है। तो जैसे मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का मस्तिष्क है, तो यहाँ से जो है यह रीढ़ की हड्डी तक जो है मेरुरज्जु होता है, यह जो है शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन का नियमन करने का कार्य जो मेरुरज्जु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो जो मेड्यूला है, मेड्यूला अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए है। तो अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का अगला वाला भाग होता है जिसे जिसमें प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आदि होते हैं। मेड्यूला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करते हैं। मेड्यूला भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है मेड्यूला। तो मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को सिनैप्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के सूक्ष्म अंतर को सिनैप्स के नाम से जाना जाता है, जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं। तंत्रिका आवेगों का यह संचार रासायनिक दूतों द्वारा किया जाता है, जिन्हें जो है न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो जो मेडुला ऑब्लागेंटा है, यह जो है हृदय की धड़कन एवं श्वसन को नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है? तो जो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है उसका नाम मेटाकार्पल है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डियों के समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहते हैं। स्टर्नम, क्वेलिकल, पटेला, स्कैपुला क्रमशः उरोस्थि, जनुक या हंसुली या जान फलक, स्कंद फलक से संबंधित अस्थियां। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो मनुष्य में लगभग जो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? तो मनुष्य में जो है 31 जोड़ी जो है स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मानव शरीर में 31 जोड़ी मेरुरज या मेरु तंत्रिका पाई जाती है, जिसमें 8 जोड़ी जो है सर्वाइकल नर्व्स, 12 जोड़ी थोरेसिक नर्व्स तथा 5 जोड़ी लंबर नर्व्स, 5 जोड़ी स्कैरल नर्व्स एवं 1 जोड़ी जो है साकोगियल नर्व्स पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारे शरीर में पीएच रेंज के भीतर काम करता है। तो पूछा कि हमारा शरीर किस पीएच रेंज के भीतर कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो 7 से 7.8 पीएच रेंज के भीतर कार्य करता है, अर्थात क्षारीय। तो जो 7 से ऊपर होता है
उसे जो है क्षारीय बोलते हैं। तो क्षारीय पीएच रेंज के अंतर्गत हमारा शरीर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पीएच मान एक संख्या है जो पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता को व्यक्त करता है। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। तो जिस विलयन का पीएच 7 से कम होता है वह अम्लीय होते हैं, तथा जिसका पीएच जो पीएच है वह 7 से अधिक होता है तो वह जो है क्षारीय होते हैं। 7 होने पर जो उदासीन होता है। तो मानव शरीर का पीएच मान लगभग 7 से 7.8 के मध्य होता है। तो यह जो है क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? तो जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल मानव शरीर में जो प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक रुधिर परिवहन तंत्र। तो नेक्स्ट टॉपिक रुधिर परिवहन तंत्र है। तो इसमें जो है रुधिर परिवहन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की समान संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या जो है 4.5 हजार से लेकर के 10,000 तक होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? पूछ रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति में आरबीसी, जिसे जो है रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, इसमें इसमें जो है मानो वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? यह जो 4.6 से 6.2 होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4.6 से 6.1 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या लगभग 4.5 हजार से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होता है। तो मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो पूछ रहा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स का जीवन काल कितना होता है? तो यह जो 120 दिन होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों में ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचने का कार्य करती हैं, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसका जो आरबीसी का कार्यकाल होता है या ड्यूरेशन होता है, यह लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में आरबीसी का विनाश होता है। तो पूछा जाता है कि आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो यह जो प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो लोहा या रक्त में पाया जाता है, तांबा भी रक्त में पाया जाता है, क्रोमियम भी रक्त में पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो इसमें सभी जो है रक्त में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो पूछ रहा है कि रक्त के माध्यम से गुर्दे में क्या प्रवेश करता है, अर्थात रक्त के माध्यम से गुर्दे में क्या प्रवेश करता है? तो जो वृक्क है, वृक्क धमनी, रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वृक्क में रक्त वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। धमनी धमनी धमनियां ऐसी रक्तवाहिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती हैं। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। फुफ्फुस धमनी फेफड़े को ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो पूछ रहा है कि किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो किडनी या जो गुर्दे में रक्त जो है वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो जो रक्त स्कंदन विकार होता है या जो फिलोक्विनोन की कमी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो फिलोक्विनोन की कमी से रक्त स्कंदन विकार होता है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो जो फिलोक्विनोन है यह विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक का क्या कहलाता है? तो जो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वह जो प्लीहा कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्लीहा अमाशय तथा डायफ्राम के बीच में तथा यकृत के बाईं ओर स्थित गहरे लाल रंग की सकरी एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। वयस्क मानव में यह रक्त बैंक ब्लड बैंक का कार्य करती है। तो जो प्लीहा है यह वयस्क मानव में जो ब्लड बैंक का कार्य करती है। यह रुधिर के तत्कालीन आवश्यकता से अधिक लाल रुधिराणुओं का संग्रह करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रुधिर में मुक्त करती है। इसके रुधिर पात्रों में भरा बहुत सा रुधिर भी आवश्यकता पड़ने पर समान रुधिर संवहन तंत्र के लिए मुक्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो पूछ रहा है कि मानव प्लीहा को क्या नियंत्रित करता है? तो मानव प्लीहा को जो रक्त आयतन नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन
ए सही है। तो प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिका को नष्ट कर रक्त के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करती है। तो रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? तो जो रक्त समूह ओ है यह सार्वजनिक दाता कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मानव रक्त का समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों ए, ए बी, ओ को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए बी सर्वदाता ग्राही है। जो जो ए बी है यह सर्वग्राही, मतलब यह सभी से ब्लड एक्सेप्ट करता है, जबकि ओ जो है सर्वदाता, मतलब यह सभी को ब्लड जो है डोनेट करता है, अर्थात यह डोनर है। तो जो सभी प्रकार के रक्त समूहों को रक्त ले सकता है वह ए बी है। तो किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है? तो जो ब्लड ग्रुप ओ है इसे सर्वाधिक दाता कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही। तो मानव रक्त में किस रक्त समूह को सर्वजन दानी कहा जाता है? तो जो ओ है इसको जो सर्वजन दानी कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव है? तो पूछ रहा है कि जो पिता है, पिता का रक्त ए है तथा माता का रक्त ओ है, तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह संभव है? तो उनके बच्चों में जो है ए और ओ दोनों संभव है। तो ए भी संभव है और ओ भी संभव है, जबकि बी और ए बी संभव नहीं है। तो जिसमें बी आएगा वह संभव नहीं है, जबकि ए और ओ संभव है। तो इसका ऑप्शन जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संभव नहीं है? तो संभव नहीं पूछ रहा है, तो जिसमें बी आएगा वही संभव नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी दोनों सही है। तो देखिए यहाँ जो है कुछ रक्तवर्ग दिया गया और उनके संतानों के बारे में दिया गया। तो जो माता पिता का रुधिर वर्ग ओ, जैसे माता का ओ, पिता का ओ, तो जो संभव है ओ होगा, जबकि असंभव ओ को छोड़ करके जितने रक्त समूह है वो नहीं होंगे। तो ए और ओ, माता और पिता का यदि ए और ओ तो संभव होगा ए और ओ, जबकि संभव क्या नहीं होगा? जिसमें बी है, मतलब बी एवं ए बी संभव नहीं होगा। तो ए और ए माता पिता में, तो जो संभव होगा वो ए और ओ होगा, जबकि संभव नहीं होगा बी और ए बी। ओ और बी इसमें संभव होगा, ओ और बी। तो अब देखिए इसमें ए नहीं है तो ए जिसमें होगा ओ असंभव होगा। तो जैसे इसमें ए और ए बी असंभव, फिर बी और बी, तो इसमें जो बी होगा और खुद बी खुद को आएगा और ओ को लेकर के आएगा, तो ए संभव होगा। बाकी जिसमें बी नहीं होगा, मतलब ए होगा, वो असंभव होगा। तो देखिए ए और ए बी असंभव है। फिर ए और बी में जो है सभी संभव होंगे, ओ ए बी तथा ए बी, जबकि असंभव कुछ नहीं होगा। तो ओ और ए बी, जो ओ और ए बी है इसमें जो है ए और बी संभव होंगे, तथा ओ और ए बी खुद का जो है असंभव होंगे, तथा ए और ए बी इसमें जो है ए बी संभव होंगे, जबकि ओ असंभव होगा। बी एवं ए बी, जो बी एवं ए बी है इसमें जो है ए बी एवं ए बी संभव होंगे, जबकि ओ असंभव होगा। ए बी एवं ए बी, ए बी एवं ए बी में ए बी तथा ए बी संभव होंगे, जबकि ओ असंभव होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता पिता के रक्त समूह ए और ए हो तो संभावित बच्चों में रक्त समूह क्या होगा? तो यदि माता पिता का रक्त समूह ए और ए हो तो संभावित बच्चों में रक्त समूह जो है ए और ओ होगा। तो ए और ए अगर माता पिता में हो तो ए खुद आएगा तथा ओ को लेकर के आएगा, तो ए और ओ होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। तो मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग जो है 55 से 60% पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्लाज्मा मानव रक्त में पीले रंग का एक तरल घटक है जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर का भार का लगभग 7% होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग 7 से 8% होता है। तो जितना शरीर का भार होता है उसमें उस भार का जो रक्त का भार होता है वो 7 से 8% होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक जो है क्षारीय है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य अधात्वी, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य असंगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। तो यह एक क्षारीय होता है। तो जिसका पीएच जो है 7 से अधिक होता है वह जो है क्षारीय होता है, तथा जिसका पीएच जो है
7 से कम होता है वह जो अम्लीय होता है, तथा जिसका पीएच 7 के बराबर होता है वह जो उदासीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच कितना होता है? तो जो रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो रुधिर का पीएच कितना होता है? तो रुधिर का पीएच जो है 7.3 से 7.5 के मध्य होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो सामान्य पीएच मान होता है वह जो 7.4 होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो रक्तचाप जो है सिस्टोलिक बल, हृदय हृदय निर्गम, परिधीय प्रतिरोध, इन सभी पर जो है सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम तथा परिधीय प्रतिरोध, इन सभी पर जो है रक्तचाप निर्भर करता था। रक्तचाप आमतौर पर सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम तथा परिधीय प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेग्मो मैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में किसके मापने के लिए किया जाता है? तो जो स्फिग्मो मैनोमीटर है इसका उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो जो लोहित कोशिकाएं हैं या हीमोग्लोबिन है, इसे हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है या लोहित कोशिका बोला जाता है, इससे जो है ऑक्सीजन मानव शरीर में ले जाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो लाल रुधिर कणिकाएं जिसमें हीमोग्लोबिन रंजक होता है, यह रुधिर में पाए जाते हैं और रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग बनाते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह हिम लोहा पदार्थ के कारण लाल रंग होता है। तो रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो रक्त लाल दिखाई का कारण जो है हीमोग्लोबिन होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो हीमोग्लोबिन कशेरुकी प्राणियों की लाल रक्त कोशिकाओं तथा कुछ अकशेरुकी प्राणियों के ऊतक में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग पदार्थ से जुड़ी होती है। रुधिर का लाल रंग हिम के कारण होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पाचन एवं उत्सर्जन, तो उससे संबंधित क्वेश्चन। तो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो टाइलिन एंजाइम का संबंध जो है लार से है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो टाइलिन मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं के लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम है। यह एक प्रकार का एमाइलेज एंजाइम या अल्फा एमाइलेस है। यह स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है। तो जो टाइलिन है यह स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है। लार हल्की अम्लीय जिसका पीएच मान 6.8 होता है। तो जो लार होता है वह हल्की अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6.8 होता है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है लार में। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। तो जो मनुष्य का मुख गुहा होता है वह एक दिन में जो है 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्म निस्यंदन एवं पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो यह जो है मल त्याग एवं मूत्र निर्माण के दौरान होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अति अति निस्यंदन तथा पुनः अवशोषण प्रक्रिया मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें निस्यंदन, पुनरावशोषण एवं श्रावण। अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रक्त में मौजूद यूरिया तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ का वृक्क में छनन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का सामान्य घटक क्या है? तो मूत्र का सामान्य घटक जो है एल्ब्यूमिन है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मूत्र हल्का अम्लीय जिसका पीएच मान 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो मूत्र में लगभग 91 से 96% जल, लगभग 2.6% यूरिया, 2% अनावश्यक लवणों के आयन तथा 3% क्रिटिनिन, जो 3% है वह जो क्रिटिनिन मूत्र में पाया जाता है तथा सूक्ष्म मात्रा में मूत्र में यूरिक अम्ल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? तो जो मनुष्य है मनुष्यों में यूरिया जो यकृत में बनता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का संश्लेषण होता है। यह उत्सर्जन का जैव रासायनिक पहलू होता है। इसमें ऑर्थिनीन, सिट्रुलिन तथा आर्जिनिन का चक्रीय उपयोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पूछ रहा है कि जो प्रत्येक गुर्दा है, प्रत्येक गुर्दा में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जिन्हें जो है नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नेफ्रॉन गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह वृक्कीय कोशिका एवं वृक्क नलिका में बनी
सूक्ष्म संरचना होती है। प्रत्येक मानव गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन मिलते हैं। यह अपशिष्ट उत्पादों को शरीर में निस्यंदन फिल्ट्रेशन के द्वारा वृक्क नलिका या मूत्र नलिका बाहर निकालता है। तो हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसे HCl कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। तो हमारे पेट या अमाशय या स्टोमक में स्रावित मुख्य पाचक रस को जो है जठर रस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। जठर रस की उच्च अम्लता इसमें उपस्थित HCl के कारण होती है। तो प्रकाश संश्लेषण, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो रोशनी जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण एक उपापचय की संश्लेषात्मक क्रिया है, जिसमें सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रासायनिक संयोग से हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इस क्रिया में जो रोशनी है या प्रकाश है, यह सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जो ग्लूकोज अणु में संग्रहित रहती है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पेड़ पौधा या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तथा जल होता है, तथा जिससे क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में जो है यह ग्लूकोज बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन एवं जल निर्मुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलता है, पानी के विघटन से प्राप्त होती है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो पूछा किस प्रक्रिया के दौरान सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो यह जो है डार्क रिएक्शन सॉरी, यह जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान बदल जाती है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जो प्रकाश संश्लेषण है, इसमें जो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जो एक रासायनिक परिवर्तन है? तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा शेष तत्व बचेगा? तो पूछ रहा है कि जब क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम शेष तत्व बचेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पर्डहरिम, जिसे क्लोरोफिल, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से ही पत्तों का रंग जो हरा होता है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु उनमें पर्णहरिम की उपस्थिति आवश्यक होती है। पर्णहरिम के अणु में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो विटामिन एवं पोषण है, तो विटामिन एवं पोषण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो संतरे में बहुतायत मात्रा में होता है। तो संतरे में जो बहुतायत मात्रा में होता है वह विटामिन सी होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो संतरे में बहुतायत में विटामिन सी होता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। तो विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो जो विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द का जनक जो है कासिमिर फंक है। तो विटामिन शब्द के जनक कासिमिर फंक है। विटामिन रासायनिक रूप से जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो नींबू का खट्टा स्वाद होता है, इसमें से जो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। अन्य फल जिनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है उनमें संतरा, मौसमी इत्यादि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी प्रचुर स्रोत है। तो जो नारंगी है, यह प्रचुर स्रोत विटामिन का है। तो इसका ऑप्शन डी सही। तो नारंगी संतरा के प्रचुर मात्रा में विटामिन निकलता है। नारंगी फल में जो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6 तथा विटामिन सी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो पूछ रहा है कि जो विटामिन B3 है, जिसे नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो पेलाग्रा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा, जिसे चर्मगराह कहते हैं, यह रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स या सूखा रोग होता है, यह प्रायः बच्चों में होता है। तो जो रिकेट्स या सूखा रोग है, यह प्रायः बच्चों में होता है। तथा विटामिन B1 की कमी से जो बेरी बेरी रोग होता है, तथा विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन की कमी से, निम्नलिखित में कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर पर
गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ये जो पेलाग्रा रोग होता है, तो जो पेलाग्रा रोग होता है उसकी कमी से के कारण होने वाला रोग, जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। तो विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वो जो नियासिन है। विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा या जो चर्मग्रा नामक रोग होता है, पेलाग्रा से ग्रसित रोगी के जो चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर में गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। मांस, मछली, अंडे एवं दूध, फलियां आदि विटामिन बी थ्री के प्रमुख स्रोत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो यह जो पेलाग्रा रंग होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो जो विटामिन बी थ्री है जिसका रासायनिक नाम नियासिन होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित में किसे नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो जो विटामिन बी थ्री है, विटामिन बी थ्री को नियासिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से जो पेलाग्रा रोग होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो रक्त स्कंदन के लिए जो विटामिन के आवश्यक होता है। विटामिन के को जो है फिलोक्विनोन भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। तो रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इस विटामिन में रक्त स्राव रोधी पदार्थ, इस विटामिन को रक्त रोधी स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने पर का डर बना रहता है। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन बी टू है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। कुछ अन्य विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम है, जैसे रेटिना, जो विटामिन ए है इसको नाम जो रेटिनाल है। विटामिन बी वन का थायमिन है। विटामिन बी थ्री का नियासिन है। विटामिन सी का जो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। विटामिन के का जो है फिलिक्विनोन या नैप्थोक्विनोन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो विटामिन बी वन है, जो विटामिन बी वन है, यह जो है जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। जो विटामिन बी सी है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तथा विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। तथा विटामिन डी को रेटिनॉल नहीं कहते हैं, रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। तो यही जो है सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन बी डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के को जो है नेप्थोक्विनोन कहते हैं। तो यही इसका ऑप्शन सी है, यही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन बी वन थायमिन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो पूछ रहा है कि जो विटामिन बी वन है, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी वन जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो विटामिन बी वन जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि विटामिन बी वन के प्रमुख स्रोत है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो जो विटामिन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है? तो जो विटामिन बी एवं सी है यह जो जल में घुलनशील है। तो यही विटामिन जो वसा में घुलनशील नहीं है। बी एवं सी को छोड़ करके सभी विटामिन जो वसा में घुलनशील है। तो इसमें जो विटामिन बी एवं सी होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। तो विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के अपूर्णता रोग हो जाते हैं। इन्हें दो वर्गों में विभक्त किया गया। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वह जो बी एवं सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के है। तो वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध है? तो जो वसा में घुलने वाले विटामिन है या जो सी प्रकार के जो 4 प्रकार के होते हैं। तो जो विटामिन बी एवं सी है यह जो जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि इनको छोड़ करके विटामिन ए, डी, ई एवं के, ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो यह विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो यह जो 4 विटामिन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? तो जो बी एवं सी को छोड़ करके ए, डी, ई के, ये जो वसा में घुलनशील विटामिन, इसका ऑप्शन डी सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो जो विटामिन बी एवं सी है या जो जल में घुलनशील विटामिन है, वसा में नहीं। तो यहाँ इसका ऑप्शन बी सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जो विटामिन बी एवं सी है या जो जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका ऑप्शन ए सही है।
फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो जो विटामिन बी एवं सी है, या जो पानी में घुलनशील है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है, तो यहाँ जो बी होगा इसका ऑप्शन डी सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो बी एवं सी को छोड़ करके सभी विटामिन जो पानी में घुलनशील नहीं है। तो जो रेटिनॉल है, इसको जो है इस यह जो है ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तथा जो विटामिन बी है उसको जो है थायमिन कहते हैं, तथा राइबोफ्लेविन एवं नियासिन, नियासिन जो है विटामिन बी थ्री को कहते हैं, तथा तो इसका ऑप्शन जो है रेटिनॉल जो है, जो विटामिन ए है, यह जो है पानी में घुलनशील नहीं है। जबकि बी एवं सी, तो थायमिन, नियासिन एवं राइबोफ्लेविन, यह जो विटामिन बी के भाग हैं, तथा सी यह जो पानी में घुलनशील है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है तथा जल में घुलनशील नहीं होता। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोथैल्मिया आदि रोग हो जाते हैं। गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मछली का तेल आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के भी वसा में घुलनशील होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो जो मछली का तेल है, यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निप्टलोपिया या रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी है या जो विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन ये सही, तो सी सही है। तो विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण जो रिकेट्स रोग होता है, तथा रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तथा जो पेलाग्रा है या जो विटामिन बी थ्री या जो नियासिन है, नियासिन की कमी से जो है तेलाग्रा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स होता है, तथा वयस्कों में जो है ऑस्टियोमाइलेसिया नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को जो है धूप का विटामिन भी कहा जाता है। इसका स्रोत सूर्य की किरणें है। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स नामक रोग होता है? तो यदि विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित विटामिनों में किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो वह जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी में, जिसमें धूप, विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विटामिन डी संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? तो जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। सॉरी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। फलों जैसे आंवला, नींबू वंश के फलों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के अन्य स्रोत टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद, ब्रोकली या हरी फूल गोभी आदि है। तो निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो जो हरी फूल गोभी है, यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो विटामिन जो नींबू एवं संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो खट्टे खाद्य पदार्थों जिसमें नींबू एवं संतरों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, परंतु अल्प मात्रा में विटामिन ए एवं विटामिन बी भी पाया जाता है। मुख्यतः विटामिन ए गाजर, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन बी जो है यह मूंगफली, आलू आदि में पाया जाता है। जबकि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडा आदि में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो स्कर्वी रोग होता है या जो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। जो विटामिन सी है, इसे जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन होती है। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी एम सी होता है। जबकि कीड़ा, एक तरह का कीड़ा या जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो के ई डी ए, ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो जो विटामिन सी है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है।
तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो जो रोग स्कर्वी होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो जो मसूड़ों से खून निकलना यह विटामिन सी का लक्षण है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या सुखंडी रिकेट्स प्रायः बच्चों में होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जिसमें मसूड़ों से खून आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एसिड है जो खट्टे रसदार फल नींबू संतरा आदि में, आंवला टमाटर हरी पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ा से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो यदि विटामिन सी की कमी के कारण, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? तो वह जो स्कर्वी होती है यह बीमारी ठीक हो सकती है। तो जो खट्टे फलों का सेवन बढ़ाने से स्कर्वी बीमारी ठीक हो सकती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तथा पेलाग्रा जो रोग होता है यह नियासिन विटामिन बी3 की कमी से होता है तथा अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है तथा ऑस्टियोपोरोसिस ये जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन क्या है? तो जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन जो है सी है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित विटामिन सी है जिसे हैंगरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट वानजेंट जोगोई ने एक बैक्टीरिया की सहायता से उत्पादित किया था। तो खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो पूछ रहा है कि खाना बनाते समय कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं? तो यह जो विटामिन सी होता है, तो विटामिन बी एवं सी अत्यधिक मात्रा में ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो खाना बनाते समय जो अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो पूछ रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो वह जो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल को विटामिन ई कहते हैं। तो टोकोफेरॉल को सामान्यतः विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, बांझपन, गंजापन, गठिया आदि रोग होते हैं। बायोटीन विटामिन बी7 का नाम है। तो जो बायोटीन है यह जो विटामिन बी7 का नाम है। तथा जो विटामिन जी या विटामिन एच कहते हैं, तो जो बायोटीन है इसे विटामिन एच या विटामिन बी7 कहते हैं। तथा कैल्सीफेरॉल जो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी को कहते हैं। तथा जो नेप्थोक्विनोन या विटामिन के को बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? तो जो बादाम है यह विटामिन ई में समृद्ध होते हैं। तो बादाम विटामिन ई का समृद्ध स्रोत है। इसमें विटामिन ई की मात्रा लगभग 37% होती है। इसमें मैग्नीशियम आदि खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? तो जो विटामिन के ई डी है ये सभी विटामिन यकृत में संचित होता है। तो यकृत कुछ विटामिन खनिज एवं ग्लूकोज का भंडारण करता है। यह वसा में घुलनशील सभी विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है, इसको याद कर सकते हैं कीड़ा, कीड़ा का स्पेलिंग के ई डी है। तो यह जो है सभी वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि यकृत में संचित होती है। जबकि बी एवं सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो यह जो यकृत में संचित नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता? तो इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालैमीन है। तो जो विटामिन बी12 है इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालैमीन है। विटामिन बी12 की कमी से शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में घातक रक्ताल्पता ऐसी स्थिति को घातक रक्ताल्पता कहते हैं। यह विटामिन कोबाल्ट तत्व युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो जो विटामिन बी12 है यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो विटामिन बी12
लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण है। विटामिन B1-2 को साइनोकोबालेमिन या कोबालेमिन मुख्य रूप से जो है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु में पाया जाता है विटामिन B1-2। जबकि कोबाल्ट विटामिन B1-2 का एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B1-2 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस एवं डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो वो जो विटामिन B1-2 पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो निम्नलिखित में से किसे कोबालेमिन के नाम से जाना जाता है? तो जो विटामिन B1-2 है इसे कोबालेमिन के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन ये सही। तो हाइपोकोबालेमिनिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो विटामिन B1-2 की कमी के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो हाइपोकोबालेमिनिया विटामिन B1-2 की कमी के कारण होता है। इससे संक्रमित व्यक्ति को तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं प्रभावित, नष्ट होने लगती हैं तथा दिल के दौरे का जोखिम बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉयड, फाइटोकेमिकल प्रति ऑक्सीकारक पाया जाता है? तो यह जो गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग में, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग रोग से लड़ने वाले सर्वोत्तम आहार होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉयड, फाइटोकेमिकल प्रति ऑक्सीकारक पाए जाते हैं। ये रेशों के सर्वोत्तम स्रोत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी एवं स्ट्रॉबेरी कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जिसमें जो है मैग्नीज पाया जाता है। तो बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी में मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इनमें जो विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां होती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चर्बी, विटामिन एवं खनिज तथा और क्या होती है? तो और जो है पानी होता है। तो रासायनिक आधार पर वर्गीकृत पोषक तत्वों में निम्नवत श्रेणियां होती हैं, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तथा जल होता है। नित्य जीवन में हम अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। उनमें से हमें नाना प्रकार के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। उन्हें सही मात्रा एवं अनुपात में लेने पर हमारे शरीर में पोषक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो आलू निम्नलिखित में से किस एक का प्रमुख स्रोत है? तो जो आलू है यह कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो उपयुक्त विकल्पों में आलू कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एवं पॉलीसैकेराइड्स तथा कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत है। आलू में 79% जल तथा 17% कार्बोहाइड्रेट तथा जो है 2% प्रोटीन एवं न्यून मात्रा में वसा पाया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो जो दूध है, दूध फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो फास्फोरस खनिज हमारे शरीर की अस्थियों के निर्माण हेतु अनिवार्य है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन एवं नई कोशिका के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध, दूध उत्पाद, मांस, सेम आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो आहार में वसा कुल कैलोरी का लगभग 15 से 30% अनुशंसित किया गया है तथा शुगर 10% से कम होना चाहिए। दी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा 2 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 30 से 35%, जबकि 4 से 18 वर्ष के बच्चों के व किशोरों के लिए जो है 25 से 35% वसा अनुशंसित की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग यूएसडीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो जो यह प्रतिदिन जो है 1600 से 2400 कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यूएसडीए के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो यह जो 1600 से 2400 कैलोरी होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही है। तो कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तुरंत शक्ति प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह
जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक सूत्र ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। ग्लूकोज तुरंत शक्ति प्रदान करने वाला, वह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, जबकि विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ के उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होते हैं? तो जो घी है, घी में जो है उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रश्नगत खाद्य पदार्थों में घी का प्रति ग्राम कैलोरी मान उच्चतम होता है। घी का कैलोरी मान लगभग 37.6 केजी प्रति ग्राम होता है, जबकि चावल का कैलोरी मान 14.5 केजी प्रति ग्राम होता है, जबकि मांस का लगभग 12 केजी प्रति ग्राम होता है। तो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो यह जो आयोडीन आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो थायराइड ग्रंथि अवटु मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों छोर तथा स्वर यंत्र के अधर तल पर स्थित होती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन से स्रावित होता है, जिसमें आयोडीन होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल होता है। थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता, मिक्सीडीमा, हाशिमोटो रोग, सामान्य घेंघा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तो शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अवर टू थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो आयोडीन का सेवन करना जरूरी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में चावल खाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो दिए गए विकल्पों में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक चावल से प्राप्त होगा, जबकि सर्वाधिक प्रोटीन मांस एवं मछली से तथा सर्वाधिक फाइबर जो है गाजर से प्राप्त होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों में उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो यह जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि, ग्लूकोज और वसा, चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो यह जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही। तो अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो जो अग्नाशय है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसमें अंतःस्रावी जो अंतर अग्नाशय है, इसमें अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। तो अग्नाशय में अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। इसकी लगभग 90% कोशिकाएं बहिःस्रावी तथा 10% कोशिकाएं अंतःस्रावी होती है। अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रक्त जो क्षारीय होता है तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन आदि हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो इंसुलिन एक प्रकार है, तो पूछ रहा है कि इंसुलिन एक हार्मोन्स का प्रकार है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो यह जो है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है, ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? तो जो एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है, जबकि यूएसए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार थायरॉक्सिन और इंसुलिन दोनों ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के वसा के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एस्ट्रोजन ग्राफियन कोशिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका स्रावण यौना अवस्था से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है। इसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। तो जो एस्ट्रोजन है, इसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं, जबकि प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन भी मादा हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के नीचे निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है। यह कपाल की स्फिनायड हड्डी के हाइपोफाइसियल गर्त अर्थात सेला टर्सिका
में सुरक्षित लटकी संरचना होती है, यह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जान सुप्रसिद्ध है। तो जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो जो सेक्रेटिन है, सेक्रेटिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह अवट ग्रंथि है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो अवट ग्रंथि इसे थायराइड कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो जो यकृत है, यकृत पित्त रस का स्राव करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही। तो यकृत पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है। यकृत मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल और त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है। तो जो मस्तिष्क है यह जो दूसरा सबसे बड़ा अंग है, जबकि सबसे बड़ा अंग शरीर का जो त्वचा है। यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर कार्यकी है। तो कार्यकी से जो कार्यकी का फर्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। तो भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो पूछ रहा है कि भ्रूण का ऐसा कौन सा चरण है जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो जो भ्रूण के फीटस है, जो फीटस है, इसके चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भ्रूण के फीटस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। भ्रूण विकास के तीसरे माह में से जन्म तक के समय को भ्रूण काल या फेटल पीरियड कहते हैं, जिसमें ऊतकों तथा अंगों के परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। तो मनुष्यों के किस अंग में परिहृद या कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? तो यह जो हृदय में, तो मनुष्यों के हृदय में जो है कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो मानव हृदय का सबसे बड़ा एवं सबसे मजबूत कक्ष क्या होता है? तो मानव हृदय का सबसे बड़ा एवं सबसे मजबूत कक्ष जो है बायां निलय होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मानव हृदय का 4 प्रमुख कक्ष में विभाजित किया जाता है। तो 2 ऊपरी कक्षों को दायां एवं बायां आलिंद कहते हैं। तो जो मानव हृदय है इसको जो 4 कक्षों में विभाजित किया जाता है। तो जो ऊपरी कक्ष होते हैं उसे जो है आलिंद बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रक्त है वह आता है। तो इधर वाला जो है बायां आलिंद होता है तथा इधर वाला दायां आलिंद होता है, तथा जबकि जो निचले कक्ष होते हैं इसे जो है निलय कहते हैं। तो चूंकि इससे जो है रक्त जो है निकलता है, तो इधर वाले भाग को जो बायां निलय, हम इधर वाले भाग को जो दायां निलय कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो जो स्टेपिस है, स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो इसका ऑप्शन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। यह कर्णगुहा के भीतर पाई जाने वाली 3 छोटी छोटी हड्डियों जिसे मैलियस, इनकस एवं स्टेपिज में से एक है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। तो जो अगर पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी क्या है, तो वह जो फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो जो स्टेपिज है कान की हड्डी, यह सबसे छोटी हड्डी है। जो फीमर है, फीमर जो है जांघ की हड्डी होती है, यह जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो जो फीमर है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, जबकि स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यहाँ सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है, तो यह जो है स्टेपिज है। तो निम्नलिखित में कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो जो स्टेपिज है यह जो सबसे छोटी हड्डी होती है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है? जो आंसू है, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि अम्लीय होता है। तो पीएच जो जिसका अम्ल मान 7 होता है वह जो उदासीन होता है, यह जो उदासीन होता है, तथा पीएच जिसका मान जो है 7 से कम होता है यह जो अम्लीय होता है। तो यह जो है अम्लीय होता है, तथा पीएच जिसका मान 7 से अधिक होता है यह जो है क्षारीय होता है। तो मनुष्य का मनुष्य के आंसू का पीएच मान 6.5 से 7.6 तक होता है। आंसू का औसत पीएच मान 7 होता है। उपयुक्त विकल्प में 7.4 आंसू के पीएच में सीमा आ रहा है। तो मनुष्यों के अग्र चमड़क दांतों के साथ अनुपात कितना होता है? तो यह जो है 2 संबंधित 3 होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एक वयस्क मनुष्य में कुल दांत 32 होते हैं।
तो इसमें 8 कृंतक जिसे इंसीजर कहते हैं तथा 4 बदनक जिसे कैनाइन कहते हैं तथा 8 अग्रचर्वणक प्रीमोलर्स तथा 12 चर्वणक मोलर्स। अतः अग्रचर्वणक दांतों का एवं चर्वणक दांतों के साथ जो अनुपात होता है वह 2 संबंधित 3 होता है। तो जो अग्रचर्वणक दांत होते हैं वह 8 होते हैं तथा जो चर्वणक दांत होते हैं वे 12 होते हैं। ठीक है, 8 संबंधित 12, फिर 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो इनका अनुपात 2 संबंधित 3 होगा। तो माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो यह जो है एनाफेज चरण में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज चरण में जो क्रोमोसोम होता है यह एक दूसरे से पृथक होकर के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो जो डिंब वाहिनी नली है यह जो मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो यह जो है महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है डिंब वाहिनी नली। जबकि वास डेफरेंस वृषण एवं जो है वृषण कोष जो है यह जो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। तो वास डेफरेंस शुक्रवाहिनी वृषण एवं वृषण कोष मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, जबकि डिंब वाहिनी नली जो महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। तो एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? तो एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः जो है 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मानव प्रजातिक मादा एवं महिला के अनिषेचित अंडे में 23 जोड़े अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम्स तथा 1 हेट्रोसोम लिंग, जिसमें जो है लिंग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लिंग क्रोमोसोम्स में 2x क्रोमोसोम पाया जाता है। निषेचन की क्रिया से यही क्रोमोसोम्स स्पर्म में जो है XY क्रोमोसोम से मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 प्लस XY होते हैं, 22 प्लस XY। तो ये जो 22 44 होता है, यह जो है ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, ताकि जो जो XY होते हैं यह जो है क्रोमोसोम होते हैं, जो है लिंग, इसी द्वारा लिंग निर्धारित होता है। जब XX होता है तो XX या YY होता है तो जो है महिला होती है, जबकि XY जो होता है यह जो है पुरुष होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, रोग एवं उपचार। तो यहाँ जो रोग एवं उपचार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो कर्कट जनक रसायन से होता है, तो जो कर्कट जनक रसायन कैंसर से होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो कर्कट जनक रसायन कैंसर से होता है। तो कर्कट जनक रसायन की शरीर में उपस्थिति कैंसर कारक होती है। तो चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग किस जीव चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? तो यह रोग कारक जीव वेरियोला विषाणु है। तो चेचक को स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। चेचक का रोग कारक जीव जो है वेरियोला विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो जो प्रवाहिता होती है यह पाचन तंत्र के रोग होता है। यह सीगेला या साल्मोनेला या एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होते हैं। तो इस ऑप्शन बी सही होगा, सीगेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? तो सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इस बीमारी में जो है राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं, जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सामान्य सर्दी जुकाम जैसी बीमारी में विभिन्न प्रकार के राइनो वायरस विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण इन बीमारियों पर टीकाकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो निम्नलिखित में कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो जो कुत्ता है, कुत्ता रेबीज फैला सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो रेबीज का संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रत्युजक एलर्जेन के कारण परागज ज्वर होता है? तो ये जो पराग के कारण, तो इसका ऑप्शन सी सही है।
तो जो परागज ज्वर पौधों के पराग से उत्पन्न संक्रमण है, यह एक मौसमी एलर्जी है जो वसंत या पतझड़ के मौसम में होती है। छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली होना, आंखों से पानी आना इसके लक्षण हैं। तो पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो जो पेनिसिलिन है यह कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन कवक अथवा फफूंद से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन की जो खोज है वह जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो जो पेनिसिलिन की खोज है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो पेनिसिलिन कवक अथवा फफूंद से प्राप्त होता है। इसके खोजकर्ता वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका प्रयोग जो है जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा है? पूछ रहा है कि किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का खतरा अधिक होता है। गर्भवती महिलाओं में यह खून की कमी, शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। तो यह जो गर्भवती महिलाओं में होता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। गर्भवती महिलाओं में यह खून की कमी, शरीर में आयरन की कमी के कारण हो सकता है। तो पूछ रहा है कि किसकी रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है? तो जो अप्लास्टिक रक्ताल्पता है यह एक जानलेवा बीमारी है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो अप्लास्टिक रक्ताल्पता के कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, यह एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी में मुख्यतः अस्थमज्जा प्रभावित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो जो लोहा है, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो एनीमिया का सबसे सामान्य कारण लौह तत्वों की कमी अर्थात रक्त की कमी होता है। तो इस रोग में शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर सामान्य से कम या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को थकावट, ठंड लगना, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां प्रायः रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसिया कोशिका या रक्ताल्पता सिकल एनीमिया किसके कारण होता है? तो जो हंसिया कोशिका रक्ताल्पता या सिकल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे शरीर में असामान्य लाल रक्त कणिकाएं बनती है जो अर्धचंद्राकार या हाशिए के आकार की होती है। यूपीएससी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया, मतलब क्वेश्चन गलत था। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता एनीमिया का लक्षण नहीं है? तो जो मसूड़ों का रक्तस्राव है, जो मसूड़ों का रक्तस्राव है, यह जो विटामिन सी की कमी से होता है या स्कर्वी एसिड की कमी से होता है। जबकि हृदयों की धड़कनें अनियमित होना, थकान एवं त्वचा का पीलापन यह जो एनीमिया का लक्षण है। तो खून की कमी, आयरन डिफिशियंसी, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी तथा आरबीसी के विनाश की उच्च दर एनीमिया के प्रमुख कारण है। हृदय की धड़कनों का अनियमित होना, थकान, त्वचा का पीलापन आदि एनीमिया के लक्षण है। जबकि मसूड़ों का रक्तस्राव विटामिन सी की कमी से या स्कर्वी एसिड की कमी से होता है। तो क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। तो क्रोमोसोम जो टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या जो 45 होती है। इसका ऑप्शन डी सही था। डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक यक्ष गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात ये मोनोसोमिक या 44 एक्स प्लस एक्स होते हैं। इसमें प्रभावित स्त्रियां होती, तो जो टर्नर सिंड्रोम है इससे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक हो जाती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो जो दाद या रिंगवर्म है यह मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, जबकि डेंगू, चिकनगुनिया, जीका या जो मच्छर से उत्पन्न रोग हैं। तो दाद या रिंगवर्म एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है जिसके कारण त्वचा का लाल गोल धब्बे पड़ जाते हैं। मच्छरों के काटने से इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, जबकि डेंगू, जीका एवं चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग हैं जो मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो गामा किरण उत्पन्न करता है। यह कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो जो विटामिन 6 एवं हैजा है, यह 6 एवं डिप्थीरिया, यह विटामिन दुग्ध द्वारा फैलती है। तो संक्रमित दुग्ध
से क्षय एवं डिप्थीरिया रोग फैलती है। तो जो संक्रमित दूध है इससे क्षय एवं डिप्थीरिया रोग फैलता है। डिप्थीरिया रोग से गले में खराश, भूख की कमी आदि का कारण है तथा क्षय रोग, जिसे टीबी रोग भी कहते हैं, क्षय रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। हाल ही में हुए अध्ययन से पता चला कि संक्रमित दूध से डिप्थीरिया रोग होता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूर्ण, मतलब ये क्वेश्चन गलत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो जो बीसीजी वैक्सीन है यह किस रोग में प्रयोग होता है? तो यह जो क्षय रोग में प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन बी से। तो क्षय रोग या एचमा या ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है, इसकी खोज जो टीबी है या जो ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है, इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इस बीमारी से बचने के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो जो टीबी है, टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टिटनस के बचाव हेतु नवजात शिशु में जो डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है। तो डीपीटी वैक्सीन किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन जो डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशु में लगाया जाता है। जबकि ट्रिपल एंटीजन, इसे जो टीपीटी वैक्सीन को जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं, क्योंकि जो एक ही साथ 3 बीमारियों से बचाता है, जो डिप्थीरिया, कुकर खांसी एवं टिटनस है। बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो जो बीसीजी टीका है या जो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यह जो बीसीजी लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? तो जो दस्त है, दस्त के कारण जो सोडियम की कमी हो सकती है। दस्त या डायरिया, डायरिया के कारण जो सोडियम की कमी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो जो हैजा है, हैजा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। तो जो हैजा है यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है तथा यह हैजा जो मक्खियों के द्वारा फैलता है। हैजा प्रायः रोग दूषित जल एवं खाद्य पदार्थ के सेवन से होता है। इससे व्यक्ति या हैजा से व्यक्ति के शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसके उपचार हेतु हैजे का टीका लगवाना चाहिए तथा जल को उबालकर पीना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। घेंघा जिसे गाइटर अथवा गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होने वाला विकार है। यह अवटु ग्रंथ या थायराइड की अल्पक्रियता के कारण होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होता है। तो जो कैल्शियम एवं फास्फोरस है यह अस्थि तथा दंत निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? तो जो घेंघा एवं गाइटर रोग है यह जो अवटु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो इसमें मिलान करना है। तो ओटाइटिस, जो ओटाइटिस है यह कान से संबंधित है, तो एक का 2 होगा। तथा एनसेफ्लाइटिस, जो एनसेफ्लाइटिस है, एनसेफ्लाइटिस जो दिमाग से संबंधित है, तो इसका जो है 4 होगा। तथा जो लेरिंगाइटिस, जो लेरिंगाइटिस है यह जो गला से संबंधित है, तो 3 का 1 होगा। तथा जो हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस है यह जो यकृत से संबंधित है, तो 3 होगा। तो 2 4 1 3, तो देखते हैं 2 4 1 3 किसमें है? तो 2 4 1 3, इसका ऑप्शन डी सही है, 2 4 1 3। तो ओटेटाइटिस, जो ओटाटाइटिस है यह जो कान से संबंधित है। एंसेफ्लाइटिस दिमाग से संबंधित है। लेरिंगाइटिस गला से संबंधित है। हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित है। तो हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है, तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस है। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित संक्रामक बीमारी है, इससे यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस को जो है हैपेनाविरिडी परिवार के अंतर्गत रखा गया है। इसमें डीएनए के दोहरे सूत्र डबल ट्रांसफर स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं। तो मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग से जो प्लीहा प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मलेरिया एक प्रकार का परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलने वाला रोग है जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। रोग के प्रभाव से लाल रुधिराणु नष्ट होने लगते हैं। इससे रोगी की रक्त क्षीणता हो जाती है तथा तिल्ली प्लीहा बढ़ जाती है। रक्त तनु और शरीर कमजोर हो जाता है। उपयुक्त उपचार न होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है?
तो पूछ रहा है कि जो मलेरिया है, मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है? तो मलेरिया से प्रभावित अंग जो है तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। मलेरिया से प्रभावित रंग तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का नाम क्या? तो इसका नाम जो प्लाज्मोडियम है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्या है? तो मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि Q9 है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। इस रोग से बचाव के लिए कुनैन, क्यूनाइन, डायराप्रिन आदि रोग निरोधी औषधियों का उपयोग करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो जो सिनकोना का पेड़ है, ये जो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छालों से तैयार की जाती है। कुनैन का प्रयोग टॉनिक वाटर, बीटर लेमन जैसे पेय पदार्थों में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो जो पायरिया रोग है या जो मसूड़ों का रोग है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पायरिया मसूड़ों का रोग है। पायरिया की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो निमोनिया रोग है, यह शरीर के जो फेफड़े को प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो निमोनिया रोग में फेफड़े के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। इस संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। तो निमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो फेफड़े को प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सेरेब्रल फ्लासी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो सेरेब्रल फ्लासी एक मस्तिष्क संबंधी बीमार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। प्राथमिक रूप से यह शरीर संचलन एवं मांसपेशियों में समन्वय को प्रभावित करता है। तो अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो जो अल्जाइमर रोग है, यह जो मस्तिष्क से संबंधित है। तो अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश डिमेंशिया रोग का ही एक विशेष प्रकार है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क के स्नायुओं के क्षरण में से स्मृति एवं अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो जो अल्जाइमर रोग है, इससे मनुष्य की जो मानसिक कार्य क्षमता है, यह नष्ट हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं। तो जो अल्जाइमर रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, पर कुछ दवाओं एवं प्रबंधन रणनीतियों से लक्षण में अस्थायी सुधार हो सकता है। यह रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो जो विडाल टेस्ट है, यह जो टाइफाइड के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही। तो विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु किया जाता है। इसका नाम फ्रांस के जीवाणुविद जॉर्ज फर्डिनेंड इसिडोर विडाल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को क्या कहते हैं? तो उस रोग को वर्णांधता कहते हैं। तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस आंखों का एक रोग है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को देखते समय एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को की रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से अर्थात आनुवंशिकी या कतिपय रोगों के पश्चात हो सकता है। तो जो यह रोग है, यह आनुवंशिकता से होता है। आनुवंशिक रंगों अर्थात अंधता या वर्णांधता का कोई उपचार नहीं है। साधारणतया इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। तो जो वर्णांधता है, वर्णांधता रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। तो किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो इसको जो है लाल और हरा रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। तो वर्णांध व्यक्ति को लाल और हरा रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो जो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस रोग है, यह जो इस रोग का वाहक का कार्य जो है महिला करती है, अतः यह रोग जो है महिलाओं में सबसे कम होता है पुरुषों की तुलना में। तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न रोग है। यह लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है।
जिसका जीन यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है तथा वाई गुणसूत्र पर युग्मी विकल्पी का अभाव होता है। स्त्रियों में यक्स एक्स तथा पुरुषों में यक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों के दोनों यक्स गुणसूत्रों पर वर्णांधता के अप्रभावी जीन की उपस्थित होने पर उसमें वर्णांधता रोग होती है, जबकि पुरुषों में एक ही अप्रभावी जीन होने पर वर्णांधता आ जाती है। अतः वर्णांधता रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। तो रक्त कैंसर को कहा जाता है, तो पूछ रहा है कि रक्त कैंसर को कहा जाता है, तो रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जो कि रक्त एवं अस्थिमज्जा जहां रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं उन्हें प्रभावित करता है। इसे साधारणतः रक्त कैंसर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो बोरिक एसिड है, इसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो बोरिक एसिड का जलीय घोल जो है आंखों के लिए कमजोर एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड का उपयोग आंखों को साफ करने के लिए किया जाता है। यह आंखों से प्रदूषक हटाने में मदद करता है तथा जलन में राहत प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है, इसका ऑप्शन डी सही। तो कुष्ठ रोग एक संचारणशील रोग है, यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। तो कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो कुष्ठ रोग जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। कुष्ठ रोग किसी रोगी व्यक्ति के साथ काफी घनिष्ठता से रहने पर संचरण करता है। इसमें जो है शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं तथा एड़ी एवं कलाई के अगल बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो जो दमा है, दमा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही। तो टाइफाइड या आंत ज्वर, जिसे जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से प्लेग, तो जो टाइफाइड है जिसे आंत ज्वर कहते हैं, ये जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है, जबकि प्लेग प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। जबकि डिप्थीरिया डिप्थीरिया जो है रोहिणी कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। दमा या अस्थमा, जो दमा या अस्थमा होता है, यह श्वसन तंत्र की बीमारी होती है जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दमा एलर्जी, मौसम के प्रभाव या अनुवांशिक लक्षणों से होता है। हैजा, कोढ़, तपेदिक या यक्ष्मा या क्षय रोग, निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस आदि जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? पूछा है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? तो दमा, जबकि काली खांसी एवं पोलियो रेबीज को जो है टीकाकरण द्वारा बचा जा सकता है, जबकि दमा से टीकाकरण से नहीं बचा जा सकता। इसका ऑप्शन सी सही है। तो टीकाकरण बैक्टीरिया या वायरस जनित बीमारियों से बचाने के लिए प्रभावी उपाय है। दमा बीमारी का कारक बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, अतः टीकाकरण द्वारा दमा बीमारी से नहीं बचा जा सकता है। तो अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो अस्पताल में जो है कार्डियोलॉजी विभाग है, इसमें जो है कैथ लैब होती है। तो अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है, जहां पर दिल की धमनियों एवं उसके वेस्म या चैम्बर्स के कार्य प्रणाली की एवं सक्रियता का परीक्षण विभिन्न उपकरणों की सहायता से किया जाता है। तो रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा होता है? तो उसे निम्नलिखित में से हृदय रोग का खतरा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो संतृप्त वसाओं, जिसे जंतु वसा के अधिक सेवन से रुधिर वाहिनियों की दीवार के भीतरी स्तर पर वसा का जमाव होने लगता है। इससे सामान्य रुधिर संचरण बाधित होने लगता है। इस रोग को जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके कारण हृदय की गति रुकने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो जो ट्रांस वसा है, ट्रांस वसा के कारण खराब कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही। तो ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड सबसे खतरनाक किस्म की वसा है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की वृद्धि तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल होता है, तो जो एचडीएल होता है यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है तथा एलडीएल होता है यह खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है। ट्रांस फैट के अधिक सेवन से हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है? तो बहुत प्यास लगना,
मधुमेह या डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जो कि मनुष्य के शरीर में अग्नाशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा इंसुलिन नामक स्राव के असंतुलन के कारण होता है। इसमें निम्न लक्षण है, जिसमें थकान महसूस करना, बहुत प्यास लगना, वजन कम होना, भूख अधिक लगना, मूत्र बार बार अधिक मात्रा में होना, शरीर एवं फोड़े फुंसियां बार बार होना। तो जो इसका ऑप्शन बी है, सांस की कमी होना, यह मधुमेह का लक्षण नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मधुमेह या डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जो कि मनुष्य के शरीर एवं अग्नाशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा इंसुलिन नामक स्राव के असंतुलन के कारण होता है। मधुमेह का निम्न लक्षण है, पहला थकान महसूस करना, दूसरा बहुत प्यास लगना, तीसरा वजन कम होना, चौथा भूख अधिक लगना, पांचवा मूत्र बार बार एवं अधिक मात्रा में होना, छठा जो शरीर में फोड़े फुंसियां बार बार निकलना, शरीर में घाव या फोड़े होने पर घाव जल्दी न भरना। मधुमेह को अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर व्यायाम, दवा एवं कुछ प्रमुख प्रमुख सब्जियों करेला सेवन से रोका जाता। तो जो मधुमेह है, मधुमेह को अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर व्यायाम, दवा एवं प्रमुख सब्जियों करेला के सेवन से रोका जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम एवं दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है? तो यह जो है डायबिटीज है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसे मधुमेह भी कहते हैं, तो इसको व्यायाम द्वारा रोका जा सकता है। तो इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के अतिश्रावण से जो है हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो इंसुलिन के अतिश्रावण के फलस्वरूप रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र एवं रेटिना कोशिकाओं को ऊर्जा कम मात्रा में मिल पाती है, व्यक्ति को अधिक थकावट तथा शरीर में ऐंठन होती है। तो उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितना होता है? तो उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर जो है 100 से 125 होने की स्थिति को जो प्री डायबिटीज माना जाता है। तो उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, जबकि उपवास के बाद दो अलग अलग परीक्षण में रक्त शर्करा का स्तर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे अधिक होने पर व्यक्ति मधुमेह या डायबिटीज का रोगी माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? तो ये जो मस्तिष्कावरण शोथ या मेनिंजाइटिस है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मस्तिष्कावरण शोथ या मेनिंजाइटिस मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डियों को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन है। यह सूजन विषाणु, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से संक्रमण के कारण हो सकती है। तो ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो ये जो एंटीपायरेटिक्स दवा का इस्तेमाल होता है। तो ज्वरहारी या संतापहर औषधियाँ ज्वरा अवस्था में प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है, जो कि शरीर के ताप को कम करके उसे सामान्य अवस्था में लाने का कार्य करती हैं, जैसे फेनेंसीटिन या एंटीपायरिन या एमिनोपायरिन या एंटीपायरेटिक्स आदि है। तो निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो प्लेग के उपचार में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का उपयोग होता है। तो क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग जो जीवाणुओं के माध्यम से होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है, जबकि आइसोनिजाइड का प्रयोग जो है क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में प्रयोग किया जाता है, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लेग के जीवाणु पर अत्यंत कारगर है। इसका उपयोग प्लेग के इलाज में किया जाता है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के संक्रमण के फलस्वरूप होता है। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जिसका उपयोग जो है गंभीर एलर्जी या पूर्ण हृदय अवरोध तथा एवं सतही खून के बहाव के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो यह जो जीवाणु जिम्मेदार होता है। तो एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसके कारण जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है, सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स के पहले प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया था। तो एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज जो लुई पास्चर ने की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं, तो जो तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं, ये जो कृत्रिम प्रतिजन होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो तीसरी पीढ़ी के टीके डीएनए टीके होते हैं। इसमें जिस रोग से प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है, उसके एंटीजन में जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी द्वारा बदलाव करके कृत्रिम प्रतिजन वैक्सीन टीका बनाया जाता है। तो
त्वचा को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? तो त्वचा को पराबैंगनी किरणों से मेलानिन बचाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सूरज की पराबैंगनी किरण त्वचा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। त्वचा की बाहरी परत में कोशिकाएं होती हैं जिसमें वर्णक मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन त्वचा को सूर्य की पराबैंगनी किरण से बचाता है। तो जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो पराबैंगनी विकिरण है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पराबैंगनी विकिरण की खोज जर्मन वैज्ञानिक जोहान विलेम रीटल ने किया था। ये तरंगे सूर्य के प्रकाश, स्पार्क आदि से उत्पन्न होती है। इस विकिरण का उपयोग अदृश्य लिखाई, अंगुली के निशानों का पता लगाने, खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता था। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता था? ईसीजी का प्रयोग जो हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। यह एक उपकरण है जिससे हृदय की गतिविधि मापी जाती है। यह उपकरण आवेगों को एक ग्राफ के रूप में कागज पर व्यक्त करता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। यदि इस ग्राफ में कोई अनियमितता पाई जाती है तो वह हृदय रोग को प्रदर्शित करता है। तो पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल प्रतितापक दर्दनाशक है। तो रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान, दर्द निवारण आदि में किया जाता है औषधियां कहलाती है। तो पैरासीटामोल एक ज्वर नाशक, प्रतितापक या पीड़ाहारी या दर्दनाशक औषधि है। तो हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो हमारे तंत्र में प्रतिरोधी तंत्र का समन जो है एड्स की द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसके लिए जो है रेट्रोवायरस समूह का विषाणु उत्तरदायी होता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। एड्स रोग की पहचान के लिए जो वेस्टर्न ब्लॉट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए होता है? तो जो बहु औषधि चिकित्सा है ये जो कोढ़ के संक्रमण के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बहु औषधि चिकित्सा कुष्ठ रोग या लेप्रोसी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी स्थानीय देशों में कुष्ठ रोगियों को एमडीटी से मुफ्त आपूर्ति की। तो नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन है। तो दोस्तों इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और सेकेंड क्लास में पूरा कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू, बाय।